हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा सेशन चल रहा था चैप्टर नंबर 1 बिपिन चंद्रा का, उसका आज सेकंड पार्ट है जिसमें कि ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाता है। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर पार्ट 2। लास्ट जो सेशन था हमारा उसमें हमने फ़ारुख सियार तक पढ़ा था। फ़ारुख सियार जो है वो सईद ब्रदर्स की हेल्प से जो है गद्दी पे बैठ जाता है, जहांगीर शाह को गद्दी से हटा दिया जाता है। तो फ़ारुख सियार के बारे में आप देखते हैं। फ़ारुख सियार जो था वो फ़ारुख सियार वॉज वेरी कावर्ड, क्रूअल, फेथलेस एंड अनडिपेंडेबल पर्सन। फ़ारुख सियार बहुत ही क्रूअल था, फेथलेस था, अनडिपेंडेंट था, बहुत ही कायर राजा था, पर्सन था। इतनी वीकनेस के बावजूद भी था वो अपनी जो अथॉरिटी थी वो देना नहीं चाहता था सैयद ब्रदर्स को, जिन्होंने उसको राजा बनाया था, यानी किंग मेकर्स ऑफ द हिस्ट्री। सैयद ब्रदर्स जो थे उनका मानना ये था कि वो सैयद ब्रदर्स जो थे वो बहुत बड़े नॉबल थे उस टाइम के। तो इनका मानना था कि बिना अथॉरिटी के लिए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, भले आप कैपेबल हैं, आपके पास वो विजडम है, वो सारी चीज़ें हैं एक एम्पायर को संभालने के लिए, लेकिन जब तक आपको जो गद्दी पे बैठा है उस टाइम वो रूलर जो है आपको अथॉरिटी नहीं देगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और फ़ारुख सियार इतना मतलब शक्की आदमी था, उसने इन दोनों पे भी भरोसा नहीं किया, बहुत ही केयरलेस था, इनकेपेबल तो वो था ही। जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है सबसे बड़ी मिस्टेक फ़ारुख सियार की, वो हम आगे देखेंगे। सैयद ब्रदर्स जो है बहुत कोशिश की उन्होंने कि वो अंडरस्टैंड कराए कॉन्सिक्वेंस को, मतलब जो भी हालात चल रहे हैं कि जो आप फ़ारुख सियार जो विश्वास नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, एम्पायर को नुकसान हो रहा है, उसने एक भी बात पे ध्यान नहीं दिया सैयद ब्रदर्स की। उसका जो नेचर था, उसने जो ऑलरेडी स्पॉइल्ड एम्पायर था उसको पूरी तरीके से ख़राब कर दिया। और जो हमारे सैयद ब्रदर्स है उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा। फ़ारुख सियार ने मतलब कुछ भी रास्ता नहीं छोड़ा उनके पास। एक सेकेंड ना, फ़ारुख सियार लेफ्ट नो ऑप्शन बिहाइंड सैयद ब्रदर्स, ठीक है। एक्सेप्ट उनके पास क्या रास्ता था, या तो वो उसको गद्दी से हटा सकते थे या उसे मार सकते थे, उसका तो कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब गद्दी से हटा देना भी इतना इजी नहीं था कि सिर्फ हटा दिया तो वो चुप बैठ गया, क्योंकि उसके पीछे और भी नॉवेल्स थे, जैसे कि जुल्फ़िकार खान था जहांगीर शाह के पीछे, इसके पीछे आपके सैयद ब्रदर्स। अब सैयद ब्रदर्स के अलावा भी तो और भी नॉवेल्स होंगे, तो वो भी फिर रिवॉल्ट करते। तो इसीलिए उनको जो उस टाइम पर लगा सैयद ब्रदर्स को, उन्होंने क्या किया, राजा को हटा दिया गद्दी पर से और उसको मार दिया। क्योंकि वो देखिए जुल्फ़िकार खान हो चाहे सैयद ब्रदर्स, दोनों चाहते क्या थे, मुग़ल एम्पायर को दोबारा से रिवाइव कराना चाहते थे। उसके लिए जो भी उनको लगा उस टाइम उन्होंने वो किया, ठीक है। मुग़ल एम्पायर को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, उसको मार दिया और हटा दिया। और उसके बाद जो 2 प्रिंसेस थे, रफ़ीउद्दौला एंड रफ़ीउल दर्जत, उन दोनों को बनाया गया राजा। इसलिए उन लोगों को बनाया गया ताकि जो अथॉरिटी है वो सैयद ब्रदर्स के हाथों में रहे। लेकिन वो जो 2 बच्चे थे, मतलब बहुत ही यंग एज के लड़के थे, उनको कंजम्पशन की आदत थी, मतलब दारू पीने की आदत थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल एक छोटी एज में पीने की वजह से क्या हो गए, वो मर गए। वो ज़्यादा दिन जो है वो सर्वाइव नहीं हो पाए। 2 थे, रफ़ीउद्दौला एंड रफ़ीउल दर्जत, ये 2 नाम आप याद रख सकते हैं। और फिर सैयद ब्रदर्स ने क्या किया, मोहम्मद शाह जो कि जहांगीर शाह का बेटा था और बहादुर शाह 1 का ग्रैंडसन था, 18 साल की उम्र में ही उसको राजा बना दिया गया। लेकिन इस टाइम क्या किया सैयद ब्रदर्स ने, ये गलती नहीं करी जो फ़ारुख सियार के टाइम पे की थी कि उसको पूरी तरीके से अथॉरिटी दे देना। तो सैयद ब्रदर्स ने मोहम्मद शाह को इतनी अथॉरिटी नहीं दी थी, ठीक है। लेकिन फिर भी जो ये था आपका मोहम्मद शाह था, वो भी वैसे तो इसको रंगीला कहा जाता था, मोहम्मद शाह रंगीला, मतलब बहुत ही रंगीले टाइप का था, अय्याश टाइप का राजा था ये, मतलब और ज़्यादा वर्ष था, ठीक है। तो जब सैयद ब्रदर्स ने मोहम्मद शाह को बनाया राजा, तो दोनों के विचार सेम थे, जुल्फ़िकार खान के भी विचार सेम थे और सैयद ब्रदर्स के भी सेम थे कि जितना भी है चीज़ें मुग़ल एम्पायर को बचाने के लिए, इन लोगों के नज़र में ये था कि कॉपरेशन जो है वो आसपास के अपने राजाओं से, यहाँ पे हिंदू आएगा, सॉरी यहाँ पे हिंदू लिख लीजिएगा आप लोग, हिंद नहीं, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, हिंदू एंड राजपूत एंड मराठा मुग़ल एम्पायर कुड नॉट सर्वाइव एज, मतलब जो आपके बाद जो मुग़लों के बगल में जो राजा थे वो एक तो हिंदू थे, मतलब मेजॉरिटी से आपको क्या है समझौता करके रहना पड़ता है। तो हिंदू थे मेजॉरिटी में, राजपूत थे, मराठा थे, जो मुस्लिम थे उनकी जो पॉपुलेशन थी वो शुरू से ही कम थी, बहुत ज़्यादा नहीं रही है।
तो ज़्यादा जो थे कौन थे, वो हिंदू थे, राजपूत थे और मराठा थे। और इन्हीं लोगों से क्या था, मुग़लों ने ज़्यादा कभी बना के नहीं रखा। मतलब अकबर के टाइम तक तो बहुत अच्छा चल रहा था इन सब के साथ। सिख को छोड़ दिया जाए तो सिख जो है वो शुरू से ही मुग़लों के साथ अच्छे नहीं रहे हैं, मतलब वो कभी कॉपरेशन उन्होंने किया ही नहीं। तो लेकिन बाकी जो थे हिंदू, राजपूत, मराठा जो थे वो बहुत अच्छे से कॉपरेट करते थे। लेकिन औरंगज़ेब के बाद जो है वो औरंगज़ेब के साथ ही चीज़ें जो है ख़राब होनी शुरू हो गई। तो इन लोगों ने पूरी कोशिश की कि ताकि जो उस टाइम के जो चीज़ें थी उनको दोबारा से कॉप अप कर सके। तो जुल्फ़िकार खान ने जैसे कि ट्राई किया था हिंदुओं को एक हाई रैंक देना, चीफ्स को, राजपूत रूलर्स को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में एक हाई रैंक देना, तो इन लोगों ने वो भी किया। लेकिन जो मराठा थे, बट विद मराठा दे इंक्रीज द स्कोप ऑफ कॉपरेशन बाय ग्रांटिंग देम चौथन सरदेशमुखी ऑफ 6 प्रोविंस से। जब जुल्फ़िकार खान था तो उन्होंने क्या किया था, चीज़ें दी थी। मतलब जब बहादुर शाह था तो उन्होंने सरदेशमुखी दिया था बट चौथ ग्रांट नहीं किया था। लेकिन उन्होंने जुल्फ़िकार खान ने भी दोनों चीज़ें कर दी थी। लेकिन जो ये आपके सैयद ब्रदर्स थे उन्होंने बहुत ही चालाकी से, देखिए थोड़ा सा इनको कहूँगी कि जुल्फ़िकार खान से जो थोड़े और ज़्यादा वाइस थे ये, तो इन्होंने क्या किया, चौथ भी दिया और सरदेशमुखी भी दिया मुग़लों को, मराठाओं को। लेकिन 15,000 जो थे माउंटेन सोल्जर्स के सपोर्ट में। मतलब आप कलेक्ट तो कीजिए। जुल्फ़िकार खान ने क्या, सैयद ब्रदर्स ने क्या कहा कि आप कलेक्ट कीजिए 6 प्रोविंसेस से, लेकिन आपको हमारे डेक्कन एरिया में आपको 15,000 मतलब लदे हुए उससे हथियारों से लदे हुए जो है सोल्जर्स आपको तैनात रखने होंगे हमारे सपोर्ट में। और जो है वो आपको डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, ये हमारे ऑफिशियल्स आप कलेक्ट करेंगे और फिर आपको दिया जाएगा। ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी थी। इन्होंने बहुत कोशिश की सब चीज़ों से बना के रखे। इन्होंने मराठाओं से कर लिया, ठीक है, राजपूतों से इन्होंने कर लिया। अच्छा, सैयद ब्रदर्स ने क्या किया, मुगल एम्पायर को सेव करने, बट सैयद ब्रदर्स वर वर्किंग ग्रेट इन देयर मिशन टू सेव मुगल एम्पायर फ्रॉम कोलैप्सिंग बट फेल ड्यू टू कंटिन्यूअस राइवलरी एंड कॉन्स्पिरेशन इन द कोर्ट एंड पॉलिटिकल क्वेरन। देखिए जब ना कोई वाइस नॉवल जो है वो चीज़ों को समेट लेता है, ठीक है, बाहरी चीज़ों से तो वो लड़ लेता है, लेकिन जो अंदर की जो चीज़ें होती हैं उनसे वो लड़ नहीं पाते। तो जो अंदर के जो लोग थे, जलनशील लोग थे, उन्होंने क्या किया, बहुत सारी अंदर ही अंदर पॉलिटिक्स लगा के आपस में ही लोगों को लड़वाने लग गए। बाहर से तो सारी चीज़ें सही हो गई थी। देखिए राजपूत के साथ रिलेशंस अच्छे हो गए थे और आपके मराठा के साथ अच्छे हो गए थे, हिंदू राजाओं के साथ अच्छे हो गए थे, लेकिन अच्छे किसके साथ नहीं हो रहे थे, जो अंदर में लोग थे उनकी ही चीज़ें अच्छी नहीं हो पा रही थी। तो लोग जो है वो मतलब जब अंदर के लोग ही कॉन्स्पिरेसी करने लगेंगे तो सिस्टम जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। यही हुआ मुग़लों के साथ भी। इतने अच्छे नॉबल होने के बावजूद, मतलब इतने अच्छे, सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर्स कहा जाता था, आपके जुल्फ़िकार खान इतने वाइस थे, इन सब के बावजूद जो है वो चीज़ें सुधरते सुधरते ख़राब हो गई, क्योंकि जो कॉन्स्पिरेसी थी अंदर कोर्ट की उसने सारी चीज़ों को ख़राब कर दिया। इसने क्या किया, लॉलेस मतलब एक कानून व्यवस्था को ख़राब कर दिया। हर जगह अफरा तफरी का माहौल हो गया। और पहली बात, फाइनेंशियल स्टेटस तो शुरू से ही ख़राब हो गया था, क्योंकि जो जहांगीर शाह और जुल्फ़िकार खान जी जो थे वो रेवेन्यू सिस्टम जब लेकर आए थे तो बहुत सारा बोझ पड़ गया था पीजेंट पे, तो उन्होंने ऑलरेडी टैक्स वगैरह पे करना बंद कर दिया था। और जो थे इसमें एक और फ्यूल का काम किसने किया, जो ऑफिशियल्स थे यानी जो नॉबल्स थे वो मिसयूज़ कर रहे थे। जो भी एग्जिस्टिंग रेवेन्यू पड़ा हुआ था ट्रेजर में उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया था, क्योंकि औरंगज़ेब के बाद जो जितने भी लोग थे, राजा थे, वो तो थे ही अय्याश टाइप के। जब मेन पर्सन ही अय्याश हो जाएगा तो उसकी प्रजा भी वैसी ही हो जाएगी। तो प्रजा भी जो थी वो पूरी तरीके से लग्जरी पे ज़्यादा फोकस करने लगी थी। जब भी अगर कहीं युद्ध पे भी जाती थी तो अपनी पूरी फैमिली को साथ में लेके चली जाती थी। मतलब युद्ध से ज़्यादा वो घूमने फिरने में या चीज़ों को, ज़िंदगी को एंजॉय करने में ही ज़्यादातर सबका ध्यान चला गया था, जिसकी वजह से स्टेट की इनकम तो ख़राब हुई और साथ ही सिक्योरिटी भी हैम्पर हुई। जब देखिए पैसे का सीधा सीधा रिलेशन होता है स्टेटस से, तो जब पैसे घटे फाइनेंस डिक्लाइन हुआ तो सैलरी भी जो थी सोल्जर्स की वो समय पे नहीं हो पाई, ठीक है। जब सैलरी समय पे नहीं हो पाई उसकी वजह से जो अनपेड सोल्जर्स थे वो बहुत ज़्यादा अनडिसिप्लिन्ड हो गए और रिबेलियस भी हो गए, क्योंकि पैसे समय पे नहीं मिल रहे थे। जैसे अभी हाल चल रहा है कोरोना के टाइम में डॉक्टर्स को पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो डॉक्टर ना चाहते हुए भी बेचारे क्या करें, उनका भी घर बार है। जैसे कि वो लोग भी थोड़ा रिवॉल्ट पे आ जाते हैं, अनडिसिप्लिन हो जाते हैं, मरीज मर रहे हैं तो मर रहे हैं, वो आके क्या कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, रिबेल कर रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं। उसी तरह सेम था, जब सैलरी नहीं मिलेगी लोगों को तो वो भी काम नहीं करेंगे। सेम
उस टाइम था सिचुएशन, ठीक है। फिर तो सैयद ब्रदर ने लेकिन बहुत कोशिश करी थी। देखिए वो फाइनेंस को तो एकदम से वो चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा सा समझौता ही कर सकते, तो जो उन्होंने किया पूरी तरीके से, लेकिन फाइनेंस को पूरी तरीके से तो वो ठीक नहीं कर सकते थे। क्योंकि मुग़ल एम्पायर बहुत बड़ा था, कोई छोटा तो था नहीं। इतने बड़े एम्पायर को संभालने के लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंस चाहिए और इतनी जल्दी फाइनेंस आना भी पॉसिबल नहीं था। और वो भी जब फ़र्रुखसियार जैसा राजा हो या मोहम्मद शाह जैसे राजा हो जो बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं करते थे अपने नॉबल्स पे, अपने वज़ीर पे, ठीक है। तो इस वजह से जो है चीज़ें सही हो नहीं पाई। सैयद ब्रदर्स ने बहुत कोशिश की कि नॉबल्स के साथ फ्रेंडली हो सके, सब सेक्शंस के नॉबल्स को खुश कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, आप कितना भी अच्छा कर लें, सब आपसे खुश कभी नहीं हो सकते। ये शुरू से ही चला आ रहा है। तो इन्होंने सारी कोशिश से करी, लेकिन जो कुछ अंदर के, जैसे सैयद ब्रदर्स ने वो किया, कोशिश करी कि ठीक किया जाए, कि वैसे दूसरे नॉबल्स थे, लेकिन ये जो नॉबल्स थे ये मुग़ल एम्पायर के बारे में ज़्यादा ना सोच के अपने बारे में ज़्यादा सोचते थे। उनमें से एक थे निज़ामुल मुल्क और उनके जो फादर के कज़न थे मोहम्मद अमीन खान। ये दो नाम याद रखिएगा। निज़ामुल मुल्क जो है वो आगे चैप्टर्स में भी आपको हेल्प करेंगे, और ये मोहम्मद अमीन खान मतलब एक रेफरेंस की तरह रख सकते हैं इसका नाम, ठीक है। ये दोनों ने क्या किया, निज़ामुल मुल्क ये वही है जिन्होंने हैदराबाद की स्थापना की थी। इनके नाम बहुत सारे हैं, एक वन ऑफ द नेम है इनका निज़ामुल मुल्क, और बहुत सारे इनके नाम है कुलीच खान एंड बहुत सारे नाम मैंने आगे स्लाइड में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो दो नॉबल्स थे, दो नॉबल्स कौन, निज़ामुल मुल्क और उसके जो फादर के कज़न थे मोहम्मद अमीन खान, ये दो जो थे सैयद ब्रदर्स की बढ़ती हुई ग्रोइंग पावर से जो थे वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे थे, जलन हो रही थी। और दूसरा जो फ़र्रुखसियार का जो मर्डर हो गया था, जो फ़र्रुखसियार का इन लोगों ने मर्डर किया था, ये नॉबल्स के साथ साथ लोगों को भी डरा दिया था कि जब चढ़ा हुआ राजा, जो गद्दी पर चढ़ा हुआ राजा को अगर मारा जा सकता है, और वो कोई छोटा मोटा राजा नहीं, मुग़ल एम्पायर का राजा को अगर मारा जा सकता है, तो हम पब्लिकों का क्या। लेकिन उस टाइम उन्होंने जो किया था फ़र्रुखसियार को मार के, वो कोई गलत तो था नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। वो उन्होंने मुग़ल एम्पायर को सेव करने के लिए किया, लेकिन ये लोगों को समझ में नहीं आया, जिसकी वजह से जो था लोगों में एक आक्रोश ऑलरेडी था इनकी वजह, सैयद ब्रदर्स की वजह से। प्लस जो थे वो इन लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया, जो दो नॉबल्स थे निज़ामुल मुल्क और उसके फादर के कज़न मोहम्मद अमीन खान, इन दोनों ने फ़ायदा भी उठाया। और इनकी जो पॉलिसी थी औरंगज़ेब की पॉलिसी को रिवर्स करना, तो ये लोग इनको एंटी इस्लाम बोलते थे, क्योंकि जो औरंगज़ेब थे वो इस्लाम को ज़्यादा प्रमोट करते थे और जो नॉन इस्लामिक थे उनको दबा के रखना चाहते थे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उनको हाई रैंक देना शुरू कर दिया, मतलब पूरी तरीके से रिवर्स करना शुरू कर दिया। तो इन लोगों ने सैयद ब्रदर्स को नमक हराम का दर्जा दिया है, एंटी इस्लामिक भी कहा गया। तो इन दोनों ने क्या किया, सो दिस नॉबल निज़ामुल मुल्क वॉज सपोर्टेड बाय मोहम्मद शाह। और सबसे बड़ी बात जो थी, ये दो नॉबल्स जो थे वो मोहम्मद शाह जो है इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था, ठीक है। मोहम्मद शाह के हेल्प से सैयद ब्रदर्स को मार दिया गया। हुसैन अली खान को मारा गया जो बड़े भाई थे 1720 में, और जो अब्दुल्ला थे उनको मार दिया गया। मतलब इन्होंने लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये आगरा के पास मारे गए। तो मोहम्मद शाह रंगीला को ये हटा सकते थे, ठीक है। मतलब मोहम्मद शाह रंगीला जो था वो सैयद ब्रदर्स को हटा सकता था। वो क्या था, वज़ीर ही तो थे वो इनके, तो इनको हटाया जा सकता था। लेकिन हटाने की जगह इन्होंने क्या रखा, मारना ज़्यादा सही समझा मोहम्मद शाह ने, तो उन्होंने मार दिया। मोहम्मद शाह को रंगीला भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। और इन्होंने 30 साल रूल किया। देखिए 1719 से लेके 1748, मतलब इतना समय था इनके पास। प्लस इनके पास सैयद ब्रदर्स जैसे इतने बड़े नॉबल थे। इन 30 साल और इतने बड़े नॉबल के साथ ये पूरे एम्पायर को बहुत अच्छे से बचा सकते थे, क्योंकि इस समय जो थी मुग़ल की जो प्रेस्टीज थी वो भी थी, बची हुई थी लोगों में, क्योंकि इस टाइम अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा हावी नहीं हुए थे, ठीक है। राजपूत रूलर जो थे वो लॉयल थे मुग़लों से इस टाइम तक। मराठा जो थे वो साउथ तक ही थे, क्योंकि इनको जो ये चाहते थे सरदेशमुखी और चौधरी, इनको दोनों मिल रहा था, तो ये आराम से खुश थे लोग भी, मतलब ये आगे बढ़ नहीं रहे थे। लेकिन और साथ ही साथ मोहम्मद शाह को जब इन्होंने सैयद ब्रदर को मारा, तो निज़ामुल जैसा वज़ीर मिला जो कि सैयद ब्रदर से ज़्यादा ही इंटेलिजेंट था, ठीक है। मतलब देखिए मोहम्मद शाह को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली। एक तो 30 साल का लंबा कार्यकाल था उसके पास, ठीक है। वो उसके लोगों में जो थी इज्जत बची हुई थी अभी मुग़लों के प्रति। फिर आपका राजपूत जो थे वो लॉयल थे मुग़ल से, मराठा जो थे सिर्फ साउथ तक थे, और सिख जो थे वो इतने ज़्यादा उस टाइम पे उग्र नहीं थे।
और मोहम्मद शाह के पास निज़ामुल मुल्क भी थे वज़ीर के तौर पे, उसके बावजूद जो है वो रिवाइव नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन इस टाइम तक तो सब ठीक था, लेकिन आगे जाके क्या होता है, रिवाइव करने की जगह मोहम्मद शाह क्या करता है, इन सब चीज़ों को इग्नोर करके, मतलब सब कुछ शांति थी हर जगह, डेक्कन में शांति थी, राजपूत शांत थे, मराठा शांत थे, सब कुछ शांत था, उसके बावजूद बाहर की जो कोई भी लोग जो थे वो अटैक नहीं हुआ था अभी तक। इसके बावजूद जो था मोहम्मद शाह जो था वो मुग़ल एम्पायर को रिवाइव करने की जगह वो जो क्या कहता है लग्जरी पे ज़्यादा फोकस कर रहा था पूरी तरीके से। उसने क्या कर दिया था, जो सिक्योरिटी थी उसको निगलेक्ट कर दिया था। उसको खाली जो ध्यान देने वाली बात थी उसको सिर्फ फाइनेंस पे ध्यान देना था। अगर वो फाइनेंस पे ध्यान देता तो जो सोल्जर्स थे उनकी सैलरी टाइम टू टाइम आती, तो वो जो सिक्योरिटी थी वो नेगलेक्ट नहीं होती, जिसका खामियाजा जो है वो हमें बहुत आगे जाके भुगतना पड़ा। जैसे नादिर शाह जो है वो इंडिया पे उसने अटैक किया, ठीक है। अगर जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो था वो मेन होता था, जो बाहर से लोग आ जाते थे, यानी जो खैबर पास से जो थे अफ़गानिस्तान के लोग जो थे, उधर वाले जो लोग थे वो एंटर होते थे, वो इंडिया कहीं भी कुछ भी होती थी लड़ाई झगड़ा तो इंडिया में एंटर होना सबसे ईजी होता था उस टाइम भी। तो उस टाइम जो थे सबसे पहले लोग इंडिया में भाग के आते थे। तो जब औरंगजेब था, औरंगजेब तक तो ये सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, औरंगजेब के पास ये जब ढीली पड़ गई और अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, तो लोगों को भी चांस मिल गया। तो इसका फ़ायदा जो किसने उठाया, आपका बाद में जाके नादिर शाह ने। मोहम्मद शाह तो सबसे बड़ा, मतलब क्या कहें इसको, ये जो था मतलब मुग़लों की जो शान थी उस पर सबसे बड़ा धब्बा कह सकते हैं मोहम्मद शाह को। जो क्या करता था, घूस लेता था, हिस्सा लेता था घूस का। किससे, जो अपने चाटू का जो इसके कोटियर्स होते थे ना, जैसे जो हर जगह होते हैं चमचे मान लीजिए, या फेवरेट जो इसके जो दास वगैरह होते थे कोर्ट्स में रहने वाले, उनसे ही क्या वो जो घूस लेते थे उसमें से हिस्सा लेता था ये, ठीक है। इसकी जो नेग्लिजेंस थी वो पूरी तरीके से मुग़ल एम्पायर की प्रेस्टीज को बर्बाद करने वाली थी, इन्हीं सब रीज़न की वजह से, ठीक है। निज़ाम उल मुल्क जो थे खुश नहीं थे, क्योंकि तो वो ब्राइब लेते थे ये मोहम्मद शाह जी, और बिल्कुल भी नेगलेक्ट कर रहे थे, अय्याशी कर रहे थे। इनकी वजह से जो आपके ये निज़ाम उल मुल्क के जो वज़ीर बन गए थे, जब इन्होंने सैयद ब्रदर को मारा था इनकी हेल्प से, तो ये वज़ीर बन गए थे 1722 में। 1719 में कौन बने थे, मोहम्मद शाह आपके राजा बने थे, किसको मार के, फ़ारूक सियार को मार के, किसकी हेल्प से, सॉरी सैयद ब्रदर को मार के, किसकी हेल्प से, निज़ाम उल मुल्क और उनके फादर के ब्रदर आमीन बेग की हेल्प से जो है ये मोहम्मद शाह बने थे राजा। एक सेकेंड ना, तो ये सैयद ब्रदर्स की हेल्प से मोहम्मद शाह बने थे, मैंने उल्टा बोल दिया था। मोहम्मद शाह जो है वो सैयद ब्रदर्स की हेल्प से बने थे राजा, लेकिन उन्होंने क्या किया, जब कोशिश करी कि मोहम्मद शाह को समझाए कि आप ध्यान दीजिए सिक्योरिटी पे, मुग़ल एम्पायर पे ध्यान दीजिए, तब इन्होंने क्या किया, उसको मरवा दिया। किसकी हेल्प से, निज़ाम उल मुल्क की हेल्प से। तो निज़ाम उल मुल्क जो है वो 1722 में 3 साल के बाद जो है इनके वज़ीर बन जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा नाखुश होते हैं, क्योंकि एक नॉबल थे, पढ़े लिखे, मतलब एक होशियार टाइप के आदमी थे, तो ये देखा नहीं जा रहा था, ठीक है। तो ये जब बात नहीं सुन रहे थे वज़ीर की और कोई काम नहीं हो रहा था वज़ीर के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने ये बहुत ही ज़्यादा नाखुश हो गए थे निज़ाम उल मुल्क। और जब निज़ाम उल मुल्क नाखुश हुए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई आगे जाके। देखिए इसने क्या किया, जब निज़ाम उल मुल्क जो है उनकी जब बात ही नहीं सुनी जा रही थी एज अ वज़ीर, तो उन्होंने क्या किया, 2 साल तक तो बर्दाश्त किया, लेकिन फाइनली उनकी जो आत्मा थी उन्होंने कहा कि नहीं बस अब हो गया बहुत। तब 1724 अक्टूबर में उन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, यानी कि मुग़लों को एकदम उसके हाल पे छोड़ के वो क्या है साउथ की तरफ निकल गए, जहाँ पे उन्होंने अपना खुद का साम्राज्य बनाया हैदराबाद। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से स्वतंत्र थे, उस टाइम भी था सब कुछ, पूरा जो इंडिया था ऑल ओवर, थोड़ा हिस्सा छोड़ के, मतलब ऑल ओवर जो इंडिया था कहीं ना कहीं मुग़लों के अंदर में था। बाकी जो राजा वहाँ राज कर रहे थे, जैसे मराठा डेक्कन में थे, तो मराठा सब भी जो अथॉरिटी तो किसकी थी, मुग़लों की ही चलती थी सारी चीज़ें। जो राजपूत थे वो भी मुग़ल के ही अंडर में आते थे, उसके मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते थे वो। तो उसी तरह जो हैदराबाद था उसमें भी वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब देखा कि सब कुछ जो कमज़ोर राजा आ चुके हैं, तो ये लोग जो है वहाँ पे एज अ गवर्नर ना रह के ये लोग इंडिपेंडेंट रूलर बन जाते थे, जो बिल्कुल भी बातें मतलब अपने आप को सोचते थे कि आप जब राजा ही कमज़ोर है तो हम किसकी बात सुनेंगे। तो
इस तरीके से क्या हुआ, हैदराबाद का स्थापना हुई निज़ामुल मुल्क द्वारा, जिनके बहुत सारे नाम थे, देख लीजिए। मीर कामर उद्दीन खान सिद्दीकी बेअफंदी, चिन किलिच कमरुद्दीन खान, असफ जहाँ भी कहा जाता था इनको, लेकिन बेटर नाम जो था निज़ामुल मुल्क था। जब भी आप गूगल पे सर्च करेंगे कि हु स्टेबलाइज द किंगडम ऑफ हैदराबाद, तो आपको बहुत सारे नाम आएंगे। सबसे पहले आई थिंक चिन किलिच कमरुद्दीन खान करके नाम आएगा, और ये कमर उद्दीन खान सिद्दीकी बेअफंदी, असफ जहाँ, ये सारे जो नाम थे वो निज़ामुल मुल्क के ही थे। तो ये पीटी फैक्ट के लिए आप लोग याद कर सकते, ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। ये पीटी फैक्ट के लिए ध्यान में रख सकते हैं। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है पीटी का, कुछ नहीं कह सकते। जब मुग़ल एम्पायर से निज़ाम जो है वो चले गए, तो यहाँ से जो है वो फिज़िकल ब्रेकअप शुरू हुए, क्योंकि निज़ामुल मुल्क जो थे, मैंने बताया कि बहुत ही पावरफुल नोबल थे, बहुत ही दिमाग वाले बुद्धिमान नोबल थे। जब ये चले गए, इंडिपेंडेंट स्टेट उन्होंने कर दिया, तो जब मतलब एक पावरफुल आदमी जब छोड़ के चला जाता है, एक चीज़, एक जैसे होता है ना कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में एक पावरफुल आदमी चला गया, तो उस पार्टी की जो होती है वो वैल्यू कम हो जाती है। उसी तरह ये हुआ, जब निज़ाम चले गए छोड़ के, तो बाकी जो स्टेट्स थी उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला कि वो भी जो है वो अपने स्टेट्स, अपनी एनर्जी है, अपनी जो चीज़ों को है अपने स्टेट्स में लगाए। तो इन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंस स्टेट्स बनाना शुरू कर दिया, लाइक हैदराबाद। तो ये कहाँ कहाँ बने, एक सेकेंड, ये कहाँ कहाँ बने आपके, बने ये बंगाल में, अवध में, पंजाब में, हैदराबाद में, ठीक है। यहाँ ये सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गई, ठीक है। पैटी जमींदार जो थे, ठीक है, जो जमींदार वगैरह थे, जब देखा कि भैया बड़े बड़े नॉबल्स जा रहे हैं, तो जमींदार राजा नवाब भी थे, वो क्या करने लग गए, हमें आज़ादी चाहिए का नारा लगाने लग गए, ठीक है। मराठा जो थे बिगेन टूवर्ड्स, सॉरी यहाँ पे टूवर्ड्स आएगा, ठीक है, टूवर्ड्स। मराठा जो थे वो कहाँ तक थे, मोहम्मद शाह के टाइम में वो खाली डकिन तक थे, ठीक है, वो लोग डकिन तक ही कन्फाइंड थे। लेकिन जब निज़ाम चले गए छोड़ के, तब ये लोग कहाँ चले गए, ये लोग नॉर्थ की तरफ आने लग गए, मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड की तरफ ये लोग आने लग गए, ठीक है। एज ऑल दिस टोटली नेग्लेक्टेड सिक्योरिटी of towards northwest frontier, which gave chances to enter other countries, and also later gave a strong reason to the English to attack on Mughal, which turned them traders to ruler. Already due to lack of finance, Mughal was not able to give salary to soldiers and others, which made them undisciplined, and Muhammad Shah himself was a weak ruler, and he did not listen to his great wazir who can save the empire, so he left alone. अब यहाँ क्या आ जाता है, जब ये सारी चीज़ों को आप जो है वो आपस में ही लड़ने लग जाएंगे, अपनी अय्याशियों में ध्यान देने लगेंगे, तो पूरी तरीके से फाइनेंस ख़राब हो गया, नेगलेक्ट होने लगी चीज़ें। जब देखिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो था वो सबसे मेन होता था, और वहीं की जो सिक्योरिटी थी वो नेगलेक्ट हो गई। जब वहाँ की सिक्योरिटी नेगलेक्ट हुई है, उसके बाद आगे जितनी भी प्रॉब्लम आई है, मतलब अंग्रेज़ आए, नादिर शाह आया, सब इन्हीं लोगों की वजह से हुआ, मतलब मोहम्मद शाह की वजह से ही मेनली कह सकते हैं कि हुआ। आफ्टर औरंगजेब जितने भी राजा हैं, यानी बहादुर शाह, जब बहादुर शाह 1 के बाद जो भी राजा थे वो डायरेक्ट रूल नहीं करते थे, उनके पीछे नॉबल्स होते थे, बस फेस उनका होता था, और जो रूल होता था वो नॉबल का होता था। तो नॉबल जो थे वो बहुत अच्छे से चला सकते थे। डायरेक्ट नॉबल क्यों नहीं लड़ाई करते थे, या मतलब डायरेक्ट नॉबल क्यों नहीं अथॉरिटी, क्योंकि एक तो वो बाहर के लोग होते थे नॉबल जितने भी थे, और एक अथॉरिटी चाहिए ना, तो मुग़ल का ही फेस यूज़ करके वो लोग अथॉरिटी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो अथॉरिटी बैठा था वहाँ पे, यानी मुग़ल जो रूलर थे, वही जब चीज़ों को नेगलेक्ट करनी शुरू कर देंगे, तो चीज़ें, वो जिनके हाथ में अथॉरिटी नहीं है वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। जिनके पास अथॉरिटी है वो नेगलेक्ट है, और जिनके पास अथॉरिटी नहीं है वो बहुत ही ज़्यादा वाइस है और समझदार है। तो उस समझदारी का क्या फ़ायदा जब आपके पास अथॉरिटी ही नहीं है, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से ख़राब हो गई। अब देखते हैं नादिर शाह कैसे आता है इंडिया पे, या नादिर शाह को क्या सूझी जो उसने अटैक किया इंडिया पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, ये क्योंकि पीटी फैक्ट्स के साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाया जा रहा है आपको, तो नादिर इसमें ऐसा जो कि ट्रेंड चल रहा है आजकल बीपीएससी का, तो कुछ भी नहीं कह सकते कहाँ से। अगर जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है उसमें ये क्वेश्चन भी बन सकता है, बट नादिर शाह को क्या मतलब सूझी जो उसने अटैक किया इंडिया पे, क्यों उसने अटैक किया, ठीक है।
ये भी क्वेश्चन बन सकता है, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आया, यानी जीएस पेपर 1 में भी अगर क्वेश्चन आता है या आपके हिस्ट्री ऑप्शन में भी मॉडर्न पार्ट में आता है, ये तो आप हर जगह से आंसर देने के लिए तैयार हैं, कहीं से भी आपका आंसर ना छूटे, क्वेश्चन नहीं छूटे, में हमारी कोशिश यही रहती है। तो इसी तरीके से नादिर शाह के बारे में पूरी चीज़ें कवर की गई है। थोड़ा लेक्चर लंबा हो सकता है, आप थोड़ा सा बेर कीजिएगा, ये आप ही के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो नादिर शाह के बारे में शुरू करते हैं। नादिर शाह जो था वो एक शिया मुस्लिम था। ये देखिए, जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, वो शिया मुस्लिम था, जो कि एक चरवाहा था शुरू में। ठीक है, शेपर्ड बॉय था, जो कि बाद में शाह बनता है। शाह जो है वो अफ़गानिस्तान में किंग को कहा जाता था। ठीक है, इसलिए शाह लगा था इसके आगे, जिसने कि पर्सिया जो था, यानी उस टाइम का ईरान, पर्सिया ईरान कह सकते हैं, उसको डिक्लाइन से बचाया था। ठीक है, नादिर शाह जो था वो केरूल क्लैन से था। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं पीटी फैक्ट के लिए। ये तो शिया मुस्लिम था। ठीक है, केरूल क्लैन से था, ऑफ अशफर्स ट्राइब भी याद कर सकते हैं। ठीक है, क्लैन ये था और ट्राइब क्या थी उसकी, अफशर्स थी, जो कि सेमी नोमैडिक था, यानी जो घूमते थे, जो नहीं होते बंजारे टाइप के वो थे, और लुटेरे थे लोग, मतलब लूट के खाने में बिलीव रखते थे लोग, और बहुत ही ज़्यादा जब लूटपाट करते थे ना, तो जो भी सामने आता उसको काट देते थे, मार देते थे, औरतों का रेप करना, मतलब बहुत बुरे थे, क्रूअल लोग थे ये। ठीक है, मतलब ये जिस ट्राइब से बिलोंग करता था। जब नादिर शाह 13 साल के थे, तब इनके फादर इमाम कुली की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो नादिर शाह वॉज अ चाइल्ड लाइक मुग़ल एम्पायर इंडिया, जब नादिर शाह जो थे बच्चे थे, यानी 13 साल की उम्र में, तो उनके पापा की डेथ हो गई थी। तो जब नादिर शाह छोटा था, उसी टाइम की बात है, इंडिया में मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था। सेम जो थी कंडीशन थी ईरान में, पर्सिया में सफ़ावी डायनेस्टी की, जो कि बहुत लाइक मुग़ल एम्पायर, जो 1526 से जैसे मुग़ल एम्पायर रूल कर रही थी, और 1707 आते आते वो डिक्लाइन की कगार पे आ गई औरंगजेब के बाद। उसी तरीके से जो ये सफ़ावी डायनेस्टी थी, ये भी बहुत समय से रूल कर रही थी, 1500 के आसपास ही सेम टाइम था इसका भी रूल करने का। ये भी क्या थी, जब नादिर शाह छोटा था तो ये ऑलरेडी डिक्लाइन पे थी कंडीशन में। उसी समय सेम टाइम में आपका यहाँ पे औरंगजेब की डेथ वगैरह हुई होगी, मतलब सेम टाइम में औरंगजेब मतलब मुग़ल डिक्लाइन हो रहे थे, और सेम टाइम में इधर सफ़ावी डायनेस्टी डिक्लाइन हो रही थी। ठीक है, क्योंकि इंटरनल थ्रेट से परेशान थे और फॉरेन अटैक से परेशान थे, दोनों का सेम रीज़न था, वीक रूलर्स। ठीक है, तो नादिर शाह कैसे बनता है, जैसे कि बताया मैंने कि वो एक चरवाहा था, तो चरवाहे से एक राजा तक का जो सफ़र था, वो एक दिन का तो था नहीं, वो कैसे बना वो, तो देखते हैं। नादिर शाह जो था जब 17 साल का था 1704 में, जैसा कि वो 13 साल का था उसके फादर की डेथ हो गई थी, तो सफ़ावी डायनेस्टी जो थी ईरान में, सफ़ावी डायनेस्टी जो कि ईरान पर्सिया की जो लॉन्ग रनिंग डायनेस्टी थी, उसमें उज़्बेक टाटर्स ट्राइब ने इन्वेड कर दिया, मतलब अटैक कर दिया। ठीक है, उज़्बेक टाटर्स, ध्यान रखने वाली बातें हैं ये, उजेब, ठीक है, उज़्बेक होगा ये, उजेब नहीं होगा, उज़्बेक। ठीक है, उज़्बेक टाटर्स नाम की ट्राइब ने क्या किया, इन्वेड कर दिया खुरासान में। खुरासान एक हिस्सा है ईरान का, जहाँ पे नादिर शाह रहता था अपनी माता के साथ, अपने फादर के डेथ के बाद। ठीक है, अटैक कर दिया। इसमें बहुत सारे बच्चे मारे गए, औरतें मारी गई, और जो है बहुत सारे जो उस टाइम में क्या होता था, जो भी अटैक करता था दूसरी जगह पे, तो वहाँ के जितने भी बच्चे होते थे या औरतें होती थी, उनको ये लोग बंदी बना के ले जाते थे। ठीक है, उनको बंदी बना के ले जाया गया बहुत सारे लोगों को, उसमें से नादिर शाह और उसकी मदर भी एक थी। नादिर शाह की मदर के साथ बहुत बुरी तरह रेप किया गया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और जो ये इंसिडेंट था 17 साल के नादिर के दिमाग में पूरी तरीके से छप चुका था। उसने उसी समय ठान ली थी कि मैं इस चीज़ का बदला लूँगा, और यहीं से जो है वो नादिर शाह बनता है, मतलब यहीं से शुरू हो जाती है किस्मत। और जो ये इंसिडेंट है, देखिए यहाँ का जो इंसिडेंट है कैसे इंडिया का फिट करता है। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता तो नादिर जो कर रहा था नॉर्मल अपना काम करता है, लेकिन यहाँ जो हो गया उसकी वजह से वो एक नादिर शाह बना, जो बाद में इंडिया की तबाही का बहुत बड़ा कारण बना। ठीक है, देखिए 1704 में उसकी माँ को मारा गया था रेप वगैरह करके। 1708 में वो दोबारा आता है खुरासान, इस बीच में वो कहीं चला गया होगा जब ये हादसा हुआ, उसकी मदर की डेथ हुई। अब ये जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, 1708 में वो वापस आया, ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो जब वो यहाँ आया, सफ़ावी डायनेस्टी जो थी वो ऑलरेडी ऑन द एज ऑफ डिक्लाइन थी 1700 में। ठीक है, 1501 से चली आ रही
जो डायनेस्टी थी सफ़ावी डायनेस्टी, जिसकी कैपिटल इस्फाहान थी और जिसको बनाया किसने था, इस्माइली वन नाम के राजा ने स्टेबलाइज़ किया था 1501 में। यानी कि ये मुग़लों से भी पुरानी थी। मुग़ल जो थे वो 1526 में बाबर ने स्टेबलाइज़ किया था, लेकिन सफ़ावी डायनेस्टी को 1501 में इस्माइली ने इस्फाहान कैपिटल के साथ स्टेबलाइज़ किया था। तो ये जो थी, जब नादिर छोटा था तभी ये डिक्लाइन की कगार में थी, ठीक है। और इसी बीच जब 1704 में क्या होता है, 1760 में जब वापस आता है नादिर शाह, तो सफ़ावी डायनेस्टी जो है वो अटैक हो जाती है तीनों साइड से, ठीक है, सेम टाइम में। ठीक है, जब लोग कमज़ोर हो जाते हैं उसी तरीके से सब लोग क्या करते हैं, फ़ायदा उठाना चाहते हैं। सेम सफ़ावी डायनेस्टी के साथ हुआ। गलज़ाई ट्राइब ने एक तरफ हमला किया, ठीक है, गलज़ाई ट्राइब थी, उसने डायनेस्टी की कैपिटल पे हमला किया, इस्फाहान पे। रशिया ने भी किया और ओटोमन ने भी किया, दूसरी जगह, ठीक है। और बहुत सारे हिस्सा जो है सफ़ावी टेरिटरी के ले लिए हैं, ठीक है। इन सब में क्या होता है, नादिर शाह जो होता है वो ब्रेवली सोल्जर्स मतलब ट्रूप्स के साथ नादिर का झगड़ा हो जाता है, ठीक है। ट्रूप्स को बहुत बुरी तरह मारता है। उस टाइम छोटा ही होता है, बहुत ज़्यादा एज तो होती नहीं है, मतलब इसी बीच की बात हो रही है ये सारी, ठीक है। 1708 से लेके 1722 तक की ये सारी बातें हैं। नादिर ब्रेवली सो मैनी सोल्जर्स विच इंस्पायर्ड द सफ़ावी रूलर्स, शाह तमस सन ऑफ हासियान रूलर ऑफ सफ़ावी इन 1722। जब ये बात जो है वो सफ़ावी डायनेस्टी के राजा शाह तमस के पास आती है, तब शाह तमस कौन होता है, शाह तमस जो होता है वो उस टाइम के जो रूलर होते हैं सफ़ावी डायनेस्टी, हासियान के बेटे होते हैं, ठीक है, उसके बेटे होते हैं शाह तमस। तो जब उनको पता लगती है 1722 में ये बात, तो वो बुलाते हैं नादिर शाह को कि भैया ये लोग खुद तो ऑलरेडी कमज़ोर होते ही हैं, शाह तमस और इनके जो फादर होते हैं हसीन, खुद कमज़ोर तो होते हैं, इनके पास कोई ऑप्शन तो होता नहीं है। तो ये क्या आ जाते हैं और नादिर शाह के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई तुम जो है वो हमारी डायनेस्टी को तुमने इतनी बहादुरी से पूरे सोल्जर्स को मारा है, तो तुम जो है हमारी टेरिटरी को, जो हमारी टेरिटरी ये गलज़ाई ट्राइब ने, रशिया ने और ओटोमन डायनेस्टी ने ली है हमसे, उसको तुम वापस दे दो। बदले में तुम जो है वो कुछ, तुमको उन टेरिटरी में से हम कुछ दे देंगे। इस बात पे नादिर जो होता है वो एग्री कर जाता है। 1722 से लेके 1736 तक नादिर जो है वो पूरी तरीके से सारे टेरिटरीज की बहुत मतलब लड़ाई झगड़े करके जैसे भी होता है वो चीज़ों को अपने कब्ज़े में ले लेता है वापस। सारी जितनी भी टेरिटरी ली थी इन तीनों ने, रशिया ने, ओटोमन ने, गलज़ाई ट्राइब ने, सब वापस ले लेता है, ठीक है। जब वापस ले लेता है तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझने लगता है, ठीक है। और सफ़ावी डायनेस्टी के रूल को कुछ समझता ही नहीं। सफ़ावी डायनेस्टी तो ऑलरेडी डिक्लाइन पे थी और ये पूरी तरीके से उसको ख़त्म कर देता है और एक अपने आप को राजा बना देता है। कब अपने आप को ये राजा घोषित करता है? 8 मार्च 1736 में। ये क्वेश्चन ध्यान रख सकते हैं पीटी फैक्ट के लिए, जो डेट के साथ पूछती है बीपीएससी, ठीक है। पीटी के लिए 8 मार्च 1736 में अपने आप को राजा बनाता है नादिर शाह। शाह मतलब किंग होता है, ठीक है, अपने आप को राजा बनाता है। और 1738 में जो कांधार जो लास्ट पोस्ट होता है होतकी डायनेस्टी का, इन्होंने भी कभी अटैक किया होगा वहाँ पे, कांधार ले लिया होता है। तो 1738 में ये लास्ट अपना पोर्ट ले लेता है, वापस ले लेता है सफ़ावी डायनेस्टी का, अपने सफ़ावी डायनेस्टी को एज अपनी डायनेस्टी के रूप में वो बना लेता है। अब इस बैटल में क्या होता है, इतना लंबा जो सफ़र चला था 1722 से लेके 38 का, इस बीच में क्या होता है कि पूरा जो फाइनेंस होता है, फाइनेंस जो होता है पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। इतने लगातार जब युद्ध होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो यही हुआ, टेरिटरी तो आ गई, लेकिन अब इसको रन करने के लिए, इसको चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो पैसे थे नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 कहानी सामने आती है हमारे कि जो बैटल था रिकवरी का, नादिर शाह मतलब यहाँ पे 2 जो स्टोरी आती है कि नादिर शाह को क्यों क्या पड़ी कि वो इंडिया में आके अटैक करें। तो इसके पीछे 2 कहानी है। सबसे पहली तो है, मतलब 2 रीज़न है। सबसे पहले तो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसमें नादिर शाह ने कहा था कि इंडिया अगर सोने की चिड़िया है तो कुछ पंख मुझे भी चाहिए, ठीक है। और दूसरा रीज़न जो था, ऐसा कहा जाता है कि जब नादिर शाह जब अटैक कर रहा था, जब अपनी टेरिटरी को वापस ले रहा था, तो बहुत सारे जो अफ़गानी थे वो इंडिया में आ गए थे खैबर पास से, जो कि बहुत ईजी था आना, ठीक है, क्योंकि उस टाइम सिक्योरिटी भी नेगलेक्ट की हो गई थी पूरी तरीके से। देखिए नेगलेक्ट हो गई थी तो बहुत ईजी था लोगों के लिए अंदर आना।
तो अफ़गानी जो थे वो भाग के आ गए थे इंडिया में। तो जिसको देखिए ये मैप है, कहाँ से आते हैं आपके, यहाँ से। अब ये जो हिस्सा है इसको पूरी तरीके से क्या था, जब औरंगजेब था तब तक ये पूरी तरीके से यहाँ पे सोल्जर्स होते थे, तो यहाँ कोई आ नहीं सकता था यहाँ से आते टाइम में। लेकिन अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, अब यहाँ पे एकदम प्लेन है, तो अब ये यहाँ से आराम से कोई भी आ सकता है। जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो ये आराम से आ गए, इंडिया में आना सबका शुरू हो गया। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये पूरा जो था उस टाइम में यहाँ तक जो था वो मुग़लों का हिस्सा होता था, ठीक है, मतलब ये पूरा इंडिया ऐसे, और ये पाकिस्तान, ये भी इंडिया का होता था। तब ये इंडिया नहीं था, मतलब ये मुग़लों का हिस्सा नहीं था। तो यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते ना, यहीं पे तो रख सकते हैं अपनी सिक्योरिटी, तो यहीं पे नहीं थी सिक्योरिटी हमारी, ठीक है, हमारी सिक्योरिटी यहीं पे नहीं थी। तो यहाँ से लोग जो है वो सीधे आने शुरू हो गए, ठीक है। जब यहाँ आ गए अफ़गानी जो थे, तो अफ़गानी जब यहाँ आ गए तो नादिर शाह ने सिंपली कहा कि तुम उसको हमें वापस दे दो। तो मोहम्मद शाह यहाँ पे राजा थे, तो उसने कहा कि नहीं, वो हमारे गेस्ट हैं, हम आपको वापस नहीं दे सकते। ये जो चीज़ें हैं, ये जो बात थी, नादिर शाह को बहुत गुस्सा आया और उसको इंसल्टिंग भी लगी। इसको ये टी गलत है, ठीक है, इंसल्ट ई गलत है। तो नादिर शाह को बहुत गुस्सा आया और इंसल्ट भी लगी उसको कि नादिर शाह को कैसे मना करे जिसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, इतनी टेरिटरी लेके। और मुग़ल क्या थे उस टाइम, कुछ भी नहीं थे, मुग़लों के पास कुछ भी नहीं बचा था उस टाइम तक, तो मोहम्मद शाह के टाइम तक तो कैसे मना कर दिया। इस बात को बहुत ज़्यादा उसने अपनी ईगो में ले लिया नादिर शाह ने, और कहा कि भाई मैं जो है अब अटैक करूँगा, और उसने मोहम्मद शाह को खुली चुनौती दी। अब मोहम्मद शाह को लगा रही है तो खाली बोल रहा है, ठीक है। नादिर शाह जब इंडिया की तरफ आने लगा, अब नादिर शाह था, जैसे बोला उसने वैसे वो आना शुरू कर दिया। तो जैसे जब मार्च किया इंडिया की तरफ, उसने पहले काबुल को कब्ज़े में लिया, गजनी को लिया, पेशावर को लिया, सिंध को लिया, और जब फाइनली लाहौर को उसने ले लिया, तब जाके मोहम्मद शाह को लगा कि अरे बाप रे, ये तो आ गया। और इसको तो सारी कहानी भी पता लग गई थी कि कैसे कैसे नादिर शाह ने जो है वो मर्डर किए, पूरी टेरिटरी अपने हिस्से मिली, सारी कहानियाँ पता लग गई थी, ठीक है। अब इस टाइम में क्या था, मोहम्मद शाह के पास कोई था ही नहीं, निज़ामुल मुल्क भी वापस चला गया था इंडिपेंडेंट स्टेट बना के, ठीक है। लेकिन जो थे वो वहाँ का गवर्नर था, ऐसा नहीं कि निज़ामुल मुल्क ने बिल्कुल ही मुग़लों को छोड़ दिया, तो वो वहाँ पे था, मतलब फिज़िकली वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, लेकिन वो था अंडर में ही मुग़लों के ही। और जो सादत खान थे, ठीक है, सादत खान भी एक बहुत नोबल थे, सादत अली खान सूबेदार थे जो अवध के, ये बहुत पुराने नोबल थे मुग़लों के, ठीक है। अब इसमें एक कहानी आती है कि सादत अली खान जो है वो निज़ामुल मुल्क से बहुत चिढ़ते थे, क्योंकि उन सादत खान को वज़ीर ना बना के मोहम्मद शाह ने क्या किया था, किसको वज़ीर बना दिया था, निज़ामुल मुल्क को। तो ये बात जो है सादत अली खान को अच्छी नहीं लगी, जो उस टाइम में सूबेदार थे अवध के। तो इसका बदला उन्होंने नादिर शाह से लिया, जो कि हम आगे देखेंगे। जब नादिर शाह आया तब लिया बदला, तो मुग़लों से ही लिया, यानी कि मोहम्मद शाह से लिया, जो कि वज़ीर ना बनाने का जो गुस्सा था इस बात पे निकाला इन्होंने, वो हम आगे देखेंगे कैसे निकाला, ठीक है। जब सारी चीज़ें पता लगी मोहम्मद शाह को कि वो लाहौर तक आ गया है, हमारा जो नादिर शाह जो था वो लाहौर तक अटैक कर दिया, उसके लाहौर के बाद सीधे दिल्ली। तो उसने क्या किया, जल्दी जल्दी 3 लाख सोल्जर्स को खड़ा कर दिया। अब 3 लाख सोल्जर्स कौन थे, क्योंकि फाइनेंस तो था नहीं मुग़लों के पास, सोल्जर्स को पैसे तो वो दे नहीं रहा था, तो पैसे नहीं दोगे तो वो क्यों ट्रेंड रहेंगे, क्यों डिसिप्लिन में रहेंगे। एक सोल्जर्स की ट्रेनिंग रेगुलर होती थी, जो कि पैसों की वजह से नहीं हो रही थी, तो जो सोल्जर्स थे वो ट्रेंड नहीं थे। तो इधर उधर से इसने क्या किया, इकट्ठे किए लोगों को, और 3 लाख लोगों को इकट्ठा कर लिया, और बहुत बड़ी आर्मी जो है वो खड़ी हो गई। क्योंकि और नादिर शाह के पास कितने थे, खाली 20,000 सैनिक थे, ठीक है, और इनके पास 3 लाख थे। यानी कहा जाता है कि अगर नादिर के 1 हैं तो मुग़लों के 6 सोल्जर्स थे। लेकिन ये जो 6 सोल्जर्स थे वो 1 के लायक भी नहीं थे, क्योंकि ट्रेंड नहीं थे, ये तो आम आदमी थे ना, ट्रेंड नहीं थे ये लोग। फिर फाइनेंस की वजह से मोहम्मद शाह ने क्या था, लोकल पर्सनस को आर्मी की तरह खड़ा कर दिया, भीड़ थी खाली, ये सोल्जर्स नहीं थे। अगर ये 3 लाख सोल्जर्स होते तो नादिर शाह तो बिल्कुल भी नहीं आ पाता, सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये लोग कुछ थे ही नहीं, ठीक है। जब थे ही नहीं कुछ, तो इन्होंने क्या किया, नादिर शाह ने 3 घंटे के अंदर अंदर 23 फरवरी 1739, यानी 38 तक तो वो वहीं पे था, 38 तक तो ये अपनी टेरिटरी को, लास्ट जो इसका था कंधार, इसने अपने अंडर में लिया था। उसके बाद जब
इसको पता लगा कि ये मोहम्मद शाह जब दे नहीं रहा है हमारे जो अफ़गानी थे, तब इन्होंने अटैक किया। तो वहाँ क्योंकि उस टाइम में कुछ होता तो नहीं था ना, गाड़ी वगैरह घोड़े वगैरह में ही आते थे, तो टाइम लग जाता था। तो आते आते जो है 23 फरवरी हो गई। 23 फरवरी 1739, ये डेट याद रख सकते हैं। बैटल ऑफ करनाल किसके बीच में हुआ था? मुगल में मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में हुआ था। ये याद रखने वाली बात है पीटी फैक्ट के लिए। 3 घंटे में हरा दिया, मतलब 20,000 लोग और 3 लाख लोग 3 घंटे में हार गए। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुग़लों का उस टाइम क्या हाल रहा होगा। ठीक है, अब मोहम्मद शाह को लगा कि भैया बैटल तो वो हार ही गया है, 3 घंटे में जो उसने हरा ही दिया, तो नादिर शाह के सामने एक प्रपोजल रखा। मोहम्मद शाह को पता था कि जब नादिर शाह कोई भी चीज़ जीतता है तो उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर देता है। तो मोहम्मद शाह ने क्या किया, कहा कि भैया हम हार तो मैं गया ही हूँ, एक बार कोशिश करने में क्या जा रही है। तो मोहम्मद शाह ने कहा कि भाई तुम 50 लाख रुपए ले लो और जो तुमको चाहिए घोड़े हाथी वो तुम ले लो, लेकिन हमारे लोगों को मत मारो। ठीक है, ये बात से, क्योंकि नादिर शाह को भी पैसे चाहिए ही थे, मेन उसका तो यही था ना, सेकंड रीज़न जो था, उसको पैसे चाहिए थे फाइनेंस चलाने के लिए, अपना जो टेरिटरी चलाने के लिए। इतनी बड़ी जो टेरिटरी उसने बना ली थी, तो उसने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ जो है सादत अली खान जो अपना गेम खेलता है। जब सादत अली खान को पता लगा कि भाई 50 लाख में नादिर शाह जो है वो मान गया, तो उसने क्या किया, मोहम्मद शाह के पास गया और बोला, नादिर शाह के पास गया और बोला, भाई तुमको तो ये बहुत सस्ते में निपटा रहा है, मुग़लों के पास तो बहुत पैसा है, तुमको सिर्फ 50 लाख दे रहा है। अब ये बात सुन के जो है वो नादिर शाह को आ गया, और लालच भी आ गया और गुस्सा भी आ गया, जो कह सकते हैं। मोहम्मद शाह को बुलाया नादिर शाह ने अपने कैंप में। ठीक है, उस टाइम तो कैंप में ही था वो। मोहम्मद शाह को लगा रही है, उसने मेरा प्रपोज़ल 50 लाख का और बाकी हाथी घोड़ों का एक्सेप्ट कर लिया। बड़ी खुशी खुशी जाता है, आराम से जाता है, लेकिन वहाँ पे जाके उसको पता तो होता नहीं है कि उसका जो सूबेदार है खुद का सादत अली खान, उसने उसको भड़का दिया है। उसको लगा उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो आराम से कैंप में जाता है। लेकिन यहाँ पे नादिर शाह के जब कान भर दिए जाते हैं, तो उस मोहम्मद शाह को बंदी बना लेता है और जेल में डाल देता है, और कहता है कि दिल्ली को है जो है बहुत बड़ा मेरा स्वागत करो, और मैं दिल्ली में रहूँगा, और मुझे तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं है। और मोहम्मद शाह जो था वैसे ही डरपोक टाइप का था, उतना अय्याश आदमी था, वो क्या इतना उस चीज़ को झेल पाता। वो तुरंत क्या है उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया। इतना डर गया मोहम्मद शाह, इतना ज़्यादा डर गया कि उसने अपने खजाने की, मुग़लों के खजाने की चाबी तक नादिर शाह को दे दी। बैटल में तो वो वैसे भी जीता ही था नादिर शाह, मोहम्मद शाह तो हारा ही था, उसको तो वैसे भी मुग़ल अथॉरिटी को सरेंडर करना था। एक उसने कोशिश की थी कि 50 लाख देके मैं रफ़ा दफ़ा कर दूँ मामला, लेकिन सादत अली खान की वजह से वो होते होते रह गया। ठीक है, और नादिर शाह चला भी जाता अगर सादत अली खान बीच में नहीं आता। तो जब सारी चीज़ें ख़राब हो गई तो रेड फोर्ट को तो उसको देना ही था, ऑब्वियस सी बात है, जब जीता है कोई। तो इतना डर गया कि खजाने की चाबी भी दे दी। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। जब नादिर शाह जो है वो 1 महीने तक आराम उसने किया, फरवरी में वो जीता था, 23 फरवरी को बैटल ऑफ करनाल। 22 मार्च तक 1739 तक आराम करता है लाल किले में, और बेचारा मोहम्मद शाह अपनी गद्दी को छोड़ के कहीं छोटी मोटी जगह रह रहा होता है। लेकिन जैसा कि हमने सुना है कि नादिर शाह ने जब अटैक किया था दिल्ली में, तो मतलब खून की नदियाँ बहा दी थी, इतनी नदियाँ बही थी कि जो भी चीज़ें थी दिल्ली में सब कुछ लाल ही लाल नज़र आ रही थी। पहाड़गंज हो गया, चांदनी चौक हो गया, सारे जो एरिया थे वो पूरे खून ही खून थे। मतलब एक दिन में माना जाता है कि 1 लाख लोगों को मारा गया था। तब इसके पीछे 2 कहानी है। पहला ये है कि नादिर शाह और जो दिल्ली के मर्चेंट्स थे, इनके बीच में लड़ाई हो जाती है प्राइस को लेके, क्योंकि प्राइस जो है वो युद्ध की वजह से बढ़ जाता है। जब भी वार होता है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो नादिर शाह के जो सोल्जर्स थे उन्होंने कहा कि भाई रेट जो है बहुत ज़्यादा कम कर लो। लेकिन दिल्ली के मर्चेंट्स जो थे उनमें और इसमें प्राइस को लेके झगड़ा हो गया सोल्जर्स में। तो गुस्से में आके जो दिल्ली मर्चेंट्स होते हैं, इन्होंने क्या किया, इसके आधे से ज़्यादा सैनिकों को मार दिया। 20,000 सैनिक तो वो लेकर ही आया था, लगभग 8 से 9,000 सैनिकों को इन लोगों ने मिल के मार दिया। और दूसरी कहानी ये आती है कि ये रूमर फैल जाती है कि नादिर शाह को उसकी फीमेल बॉडीगार्ड थी, उसने मार दिया। ठीक है, अब जब लोगों को पता लगा अरे नादिर शाह तो मर चुका है, तो इन्होंने इसके सोल्जर्स को मारना शुरू कर दिया।
मतलब सोल्जर्स को मारा, इसी वजह सारी चीज़ें हुई। नहीं तो वो आराम से रेस्ट कर रहा था, वो हो सकता है वो चला भी जाता सारी चीज़ें लेके आराम से, कत्लेआम नहीं होता। मतलब लूटपाट तो कर ही लेता, वो कर ही ली थी उसने, जो कब्जे में आ गया था मुग़ल बैटल ऑफ करनाल जीत के। मतलब नादिर शाह ने जो बैटल ऑफ करनाल जीता था उससे तो वो चीज़ें तो ले ही लेता, जो भी राजा जीतता था उसी के अधीन में सारी चीज़ें आ जाती थी। लेकिन जो मर्डर थे वो रुक जाते अगर ये दो कहानियाँ नहीं होती। मतलब सोल्जर्स को जो मारा, या सोल्जर्स को मान लीजिए प्राइस की वजह से मारा गया या ये अफवाह की वजह से मारा गया, लेकिन सोल्जर्स मरे हैं ये श्योर है। अब कहानी दो है कि इस वजह से मरा या उस वजह से मरा। तो जब सोल्जर्स मर जाते हैं तो ये बात जो है वो सुनने में आती है नादिर शाह को अगली मॉर्निंग। इसमें एक मतलब आग में घी का काम करता है। एक आदमी जो होता है वो जब नेक्स्ट मॉर्निंग जब मॉस्को जाता है, नादिर शाह वहाँ पे अटैक कर देता है। अब इस अटैक से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने सोल्जर्स को आदेश देता है कि तब तक लोगों को मारो जब तक कि मैं अगला आदेश ना दूँ। मतलब इतने लोगों को उस टाइम मारा जाता है, अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। उस टाइम के 1 लाख लोगों को मारा जाता है। एक दिन में 1 लाख लोग को मारना बहुत बड़ी बात है। नदियाँ बह रही थी खून की दिल्ली में, ठीक है। मोहम्मद शाह को लोग जब जाते हैं बोलते रहे इतना ज़्यादा मर्डर हो रहा है, आप राजा हैं अभी भी, आप कुछ कीजिए। तो मोहम्मद शाह बेचारा जाता है नादिर शाह के पास, बोलता है कि आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, लेकिन जो है हमारे सोल्जर्स को छोड़, मतलब हमारे लोगों को छोड़ दीजिए, हमारे लोगों को मत मारिए, अपने सोल्जर्स को बोलिए रुक जाए। नादिर शाह तुरंत रेडी हो जाता है, वो बोलता है कि हम मुझे जो तुम्हारा शाही तख्त चाहिए। अब इससे बड़ी बेइज्जती की बात क्या होगी मुग़लों के लिए। मोहम्मद शाह से पीकॉक थ्रोन मांग लेता है नादिर शाह, ठीक है। पीकॉक थ्रोन जो थी जिसमें बैठा करते थे मुग़लों के राजा, जिसको शाहजहाँ ने बनाया था, ठीक है, शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक। इस पे बैठे जाते थे मुग़ल राजा, इनकी शान हुआ करती थी ये। इससे बहुत इंसल्ट हुई मुग़लों की प्रेस्टीज के। इसके अंदर 2 डायमंड थे, वर्ल्ड के 2 महंगे डायमंड थे। एक तो था कोहिनूर डायमंड, जिसको कहा जाता है माउंटेन ऑफ लाइट, पर्सिया में इसको कहा जाता है माउंटेन ऑफ लाइट, कोहिनूर यानी पहाड़ की लाइट। और दूसरा था दरियाए नूर, किसकी लाइट, लाइट ऑफ सी, दरिया यानी सी का उजर, नूर मतलब होता है रोशनी, कोही मतलब होता है माउंटेन, ठीक है। ये 2 उसमें थे, मतलब जो करोड़ों अरबों के थे उस टाइम। तो आज तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, जो कि हम खो चुके हैं। ये 2 मांगता है और साथ में 700 मिलियन रुपीज़ लेके जाता है। तो जी उस टाइम के 700 मिलियन रुपीज़ यानी कि पूरा मुग़लों का जो खजाना है पूरा खाली कर देता है। और 10,000, ये पीटी फैक्ट के लिए याद कर सकते हैं, 700 मिलियन, ठीक है। और 10,000 स्लेव्स को लेके जाता है, 7,000 एलिफेंट, 4,000 कैमल और 1,200 घोड़े लेके जाता है। साथ ही साथ मोहम्मद शाह की बेटी को भी लेके जाता है अपने बेटे से शादी कराने के लिए, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसने कितना लूटा होगा कि उसने अपने इतने बड़े एम्पायर को, मतलब पूरे रसिया ने जो लिया था, पूरे ऑटोमन एम्पायर ने जो लिया था, पूरा गजनवी ट्राइब ने जो लिया था, और जो पूरी सफ़ावी डायनेस्टी थी, इतना बड़ा एम्पायर को उसने पूरे 3 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा उस टाइम का अमाउंट वो लेके गया था। उसने क्या किया, अहमद शाह को अपॉइंट किया, अहमद शाह अब्दाली उसका जनरल, इंडिया में छोड़ दिया टेरिटरी को संभालने के लिए मई 1739 में, ठीक है। और वापस चला जाता है अपने घर खोरासान यानी ईरान। लेकिन वहाँ पे जो होता है 39 यानी 7 से 8 साल बाद ही उसकी हत्या कर दी जाती है उसी के लोगों के द्वारा। क्योंकि देखिए डेट याद रख से नादिर शाह कब मरा, 19 जून 1747। कहीं कहीं 19 दिया गया, कहीं कहीं 20 दिया गया, जैसे ऑप्शन में रहेगा उस अकॉर्डिंग आप आंसर टिक कर सकते हैं। 19 जून 1747 और 20 जून 1747, ठीक है। ये दो डेट में ना कहीं 19 है कहीं 20 है। 20 तो मैं आपको दोनों बता देती हूँ, लेकिन जून 1747 ये श्योर वाली बात है। उसको रात में जब सो रहा होता है तो ही उसी के लोग उसको खुद मार देते, ताकि उनको डर रहता है कि हमको भी ना मार दें, क्योंकि इतना क्रूएल होता है ये कि सबको डर लग जाता है कि हमको भी ना मार दे, इस वजह से उसको उसी के लोग मार देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया है। अब जो
मतलब नादिर लेके चला गया सारी चीज़ें 1747 में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा डिक्लाइन, तो यहाँ पे हो ही गया ना इनका। अब जो रीज़न थे डिक्लाइन के वो मैं आपको कल 1-2 दिन बाद में क्लास में आपको उसके बुलेट्स पॉइंट बता दूँगी, जो भी रहेगा कॉजेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, उसके बुलेट पॉइंट्स बता दूँगी, फिर आप उसको अपने अकॉर्डिंग उसके आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जैसे कि कोरोना महामारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, उसको देखते हुए आसपास अपने जो लोग हैं उनकी मदद कीजिए, और इस सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कुछ भी मिस्टेक हुई हो पीडीएफ में, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। बाकी कुछ फैक्ट्स में प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। आपका जो शेयर है, लाइक है, यही हमारे लिए एक मोटिवेशन है। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।